Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start the chapter number 1st of class 10th, that is food and human health. आपको नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि हम यहाँ इस चैप्टर के बारे में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, फूड के बारे में और ह्यूमन हेल्थ के बारे में. ठीक है, अब ह्यूमंस को फूड क्यों चाहिए? आप जब एक्सरसाइज करते हो या कोई स्टडी कर रहे हो या बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो या कोई फार्मर है वो फील्ड में काम कर रहा है तो उसको एनर्जी जो मिलेगी, जो वो काम कर रहा है, जो वो वर्क कर रहा है, वो वर्क करने की कैपेसिटी या एनर्जी उसको कहाँ से मिल रही है? सिंपल सी बात है, उसको कहाँ से मिलेगी? फूड से मिलेगी. अगर वो फूड नहीं खाएगा तो क्या वो इतना काम कर पाएगा? फार्मर की बात ले लो, अगर फार्मर इतना काम करेगा और वो फूड ही नहीं खाएगा तो वो क्या फील्ड में काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. इसीलिए हमें क्या चाहिए? फूड चाहिए. तो आज हम हमारे फूड के बारे में पढ़ेंगे कि हमें फूड क्यों खाना चाहिए, फूड एक्चुअल में होता क्या है ना, और हमें किस क्वांटिटी में लेना चाहिए, अगर हम नहीं लेंगे तो क्या होगा. इस बारे में इस सब के क्वेश्चन के आंसर आपको इस चैप्टर में मिलेंगे. फिर उसके बाद हम आएंगे ह्यूमन हेल्थ के बारे में कि हम हमारी हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, क्या क्या ज़रूरी है, हमें क्या क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आता है हमारा फूड. आपके फूड में क्या प्रेजेंट रहते हैं? न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहते हैं. आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं. कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स. ये आपके क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं. ठीक है, तो आपकी फूड में क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स. ठीक है, अगर ये न्यूट्रिएंट्स आपको क्यों चाहिए, मतलब आपके फूड में ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये आपको क्यों चाहिए? क्योंकि ये हमारे फूड को, अगर हमारे फूड में ये प्रेजेंट होंगे तो वो हमें क्या देंगे? प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी देंगे. जितनी हमें रिक्वायर्ड है उतनी एनर्जी हमें मिलेगी एंड हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी पावर देते हैं. और क्या करते हैं? हमारे माइंड को भी शार्प करते हैं. जैसे मान लो अगर आप स्कूल जा रहे हो और स्कूल जाते टाइम ना तो आप खाना खाकर जाओ और ना आप लंच में टिफ़िन लेकर जाओ, है ना, लंच के लिए टिफ़िन लेकर जाओ, तो क्या होगा? आप टीचर की बात को ध्यान से नहीं सुन पाओगे, आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, ना आपका माइंड शार्प हो पाएगा, है ना. तो इसके लिए हमें, और बेहोश होकर गिर जाओगे, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? फूड चाहिए ताकि हम अच्छे से पढ़ाई कर सके. अब आपने फूड तो ले लिया, अब फूड आपको क्या लेना है? प्रॉपर बैलेंस लेना है. कैसा लेना है? बैलेंस लेना है. फूड कैसा लेना है? बैलेंस लेना है, यानी कि बैलेंस डाइट लेनी है आपको. तो देखिए बैलेंस डाइट का मतलब क्या है? आपके फूड में क्या प्रेजेंट रहते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स. ठीक है, अगर आप इनमें से कोई एक या ये सभी तो आप एक साथ ले नहीं सकते. ठीक है, इनमें से कोई एक आप बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में ले रहे हो तो एक्सेस अमाउंट में लेने से क्या होगा? आपको डिजीज हो जाएगी, फैटिग्यू हो जाएगा और क्या हो जाएगा? फैटिग्यू, ओबेसिटी, ये सब आपको डिजीज हो जाएगी अगर आप इसको एक्सेस अमाउंट में ले रहे हो. अगर आप इनको कम अमाउंट में ले रहे हो यानी लेस क्वांटिटी में ले रहे हो तो भी आपको डिजीज हो जाएगी. अगर आप ओवर क्वांटिटी ले रहे हो इसकी तो भी आपको डिजीज हो जाएगी. तो आपको क्या करना है? इनको बैलेंस में लेना है, मतलब बैलेंस क्वांटिटी में लेना है. ऐसे नहीं है कि आपने कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले लिया या फैट ज़्यादा ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए. आपको क्या लेना है? बैलेंस लेना है. अब जैसे मान लो आप ब्रेकफास्ट में क्या ले रहे हो? बटर ले रहे हो. ठीक है, और आप लंच में भी कर्ड ले रहे हो एंड बटर ले रहे हो, है ना, उसके साथ साथ लस्सी भी ले रहे हो. तो ये सब क्या है? किसके अंदर आते हैं? ये फैट के अंदर आते हैं. तो आपने मॉर्निंग में भी फैट ले लिया, आपने आफ्टरनून में भी फैट ले लिया, तो क्या ये बैलेंस हुआ? नहीं हुआ. आपको एक टाइम लेना है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सुबह, शाम, रात तीनों टाइम ले रहे हो, आपको एक टाइम लेना है. ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम बैलेंस डाइट, कि हम जब प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन लेते हैं, न्यूट्रिएंट लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस
डाइट बोलते हैं। अगर हम इसको एक्सेस अमाउंट में ले लेंगे तो हमें डिजीज हो जाएगी जिसका नाम है फैटिग्यू एंड ओबेसिटी। अब अगर देखो, अगर आपने ये कार्बोहाइड्रेट या फैट या प्रोटीन, विटामिन या मिनरल इनमें से किसी एक को लेस क्वांटिटी में ले लिया, किस में ले लिया, लेस क्वांटिटी में ले लिया, तो भी आपको डिजीज हो जाएगी। अब उस डिजीज का नाम क्या है, माल न्यूट्रिशन। क्या नेम है, माल न्यूट्रिशन। ये कब होती है, जब आप इनमें से किसी एक को नहीं ले रहे। अब ऐसा नहीं है आपने एक दिन या 2 दिन आपने कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया या फिर विटामिन नहीं लिया तो आपको माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप बहुत लंबे टाइम तक, फॉर अ लॉन्ग टाइम आप इसको नहीं ले रहे, आपके फूड में से कोई भी एक न्यूट्रिएंट अगर एब्सेंट है तो आपको उस न्यूट्रिएंट का क्या हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन। मान लो आपकी फूड में विटामिन एब्सेंट है फॉर अ लॉन्ग टाइम, 1 साल से या 2 महीने से आप विटामिन नहीं ले रहे अपने फूड में, तो क्या होगा, आपको माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, किसका, विटामिन का। बात समझ में आई। अगर आप एक्सेस अमाउंट में ले रहे हो तो भी आपको डिजीज हो जाएगी, जिसे हम फैटनेस बोलते हैं। बहुत ज़्यादा फैटनेस आ जाएगी आपकी बॉडी में, जो फैट है आपकी बॉडी में अकोम्युलेट होने लग जाएगा, जिससे आपको ओबेसिटी हो जाएगी। ये सब हम अभी आगे देखेंगे, बट यहाँ सिंपल मैं एक आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। तो अब ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये हमारी बॉडी में यूज़ कैसे होते हैं, ये हमारी बॉडी में यूज़ कैसे होते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट है वो सब क्या होते हैं, हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट होते हैं। डाइजेस्ट होने के बाद वो क्या होते हैं, हमारी बॉडी के थ्रू यूज़ होते हैं। मतलब हमारी बॉडी उनको डाइजेस्ट करके उनको यूज़ करती है, ठीक है। तो अब हमें बैलेंस डाइट क्यों चाहिए, बैलेंस डाइट भी क्या करती है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मेंटेन करती है, हमारी हेल्थ को मेंटेन करती है, हमारे माइंड को शार्प करती है। कुछ भी लिख सकते हो आप, है ना। हर चीज़ जो है वो बैलेंस डाइट से मिलती है। आपको एनर्जी भी बैलेंस डाइट से मिलती है, ठीक है, ना ज़्यादा ना कम। ये होती है हमारी बैलेंस डाइट। अब कुछ डेफिनेशंस हैं, हम उन डेफिनेशंस को लिख लेते हैं। देखिए, फूड क्या होता है, फूड है सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड नीडेड फॉर आवर सर्वाइवल, मेंटेनेंस एंड ग्रोथ। फूड हमें क्यों चाहिए, मैंने बताया था, फूड हमें चाहिए एनर्जी के लिए, उससे हमारी ग्रोथ भी अच्छी होती है, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है एंड मेंटेनेंस भी अच्छी होती है, और हमें ज़िंदा रहने के लिए भी क्या चाहिए, फूड चाहिए। फूड नहीं खाओगे आप, 10 दिन तक फूड मत खाओ या 1 हफ्ते तक मत खाओ, तो क्या आप जिंदा रह पाओगे, नहीं। तो हमारे सर्वाइवल के लिए भी क्या चाहिए, फूड चाहिए। और ये किसका सोर्स है, न्यूट्रिशन का सोर्स है ये, ठीक है। अब देखिए, व्हाट इज द बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है, ऐसी डाइट जिसमें सभी न्यूट्रिएंट प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट हो, ना तो वो ज़्यादा में प्रेजेंट हो ना वो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, बट एक बैलेंस क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट बोलेंगे। और बैलेंस डाइट हमें क्यों चाहिए, हमारी गुड हेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए, इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग हो, इसके लिए हमें क्या चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए। अगर हमारे फूड में से कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन इनमें से किसी एक की डेफिशिएंसी हो जाएगी या फिर एक्सेस अमाउंट में अगर हम लेने लग जाएंगे तो उसे हम बैलेंस डाइट नहीं बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड डाइट, क्योंकि अब वो बैलेंस ही नहीं रही। जब बैलेंस ही नहीं रही तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड डाइट। और अनबैलेंस कब होगी, या तो एक्सेस अमाउंट में लेने से या फिर लेसर अमाउंट में लेने से क्या हो जाएगी, बैलेंस डाइट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी अनबैलेंस डाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब लोग बैलेंस डाइट ले क्यों नहीं पाते, इसके रीजंस हैं, उनकी बैड हैबिट के कारण। बैड हैबिट यानी कि पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हो, और पिज़्ज़ा बर्गर में कितना सारा फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर आप सुबह शाम पिज़्ज़ा बर्गर खाओगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको क्या मिल रहा है, फैट मिल रहा है। अब फैट मिल रहा है तो वो बैलेंस डाइट रही क्या, नहीं रही। ये आपकी क्या है, बैड हैबिट है कि टीवी के सामने बैठे हो और पिज़्ज़ा खा रहे हो आराम से या फिर बर्गर खा रहे हो, तो ये आपकी क्या है, बैड हैबिट है। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें बैलेंस डाइट लेनी है, ठीक है। तो एक तो बैड हैबिट के कारण उनको वो एक्सेस अमाउंट में ले लेते हैं, और एक पॉवर्टी के कारण।
यानी जो गरीबी होती है उसके कारण भी। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको तो खाने को ही नहीं मिलता है ना। अब खाने को नहीं मिलता तो वो बैलेंस डाइट कहाँ से लेंगे, उनको तो जो भी मिलता है वो खा लेते हैं, है ना। तो जैसे किसी ने कुछ दे दिया, वो ये तो है नहीं कि उनको प्रॉपर अमाउंट में मिलेगा, कम अमाउंट में मिलेगा खाना, ज़्यादा अमाउंट में तो मिल नहीं सकता। तो एक रीज़न क्या हो गया इसका, पॉवर्टी के कारण। सेकेंड रीज़न क्या था, बैड हैबिट के कारण। ठीक है, ये दोनों रीज़न है कि जो लोग हैं, कुछ लोग बैलेंस डाइट नहीं ले पाते। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम आगे पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ माल न्यूट्रिशन। मैंने बताया था जब हमारे फूड में किसी एक न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, माल न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे, माल न्यूट्रिशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब ऐसा नहीं है 1-2 दिन अगर आपने कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे तो आपको माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, नहीं। हमें फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड, अगर हम बहुत लंबे टाइम तक उसको नहीं ले रहे तो उसे हम क्या बोलेंगे, माल न्यूट्रिशन। अब माल न्यूट्रिशन के भी टाइप्स होते हैं। ओवर न्यूट्रिशन, अगर हमने न्यूट्रिशन यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, फाइबर एंड वाटर ये सब है, अगर हम उसको ओवर अमाउंट में ले रहे हैं, एक्सेस अमाउंट में ले रहे हैं तो हमें ओवर न्यूट्रिशन हो जाएगा। अगर हम अंडर न्यूट्रिशन है, मतलब कुछ हल्का सा ज़्यादा ले रहे हैं तो हम अंडर न्यूट्रिशन में आ जाएंगे। अगर हम ले ही नहीं रहे तो हमें उसकी क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, इसके इफ़ेक्ट क्या होंगे, अगर आप ओवर न्यूट्रिशन ले रहे हो, बहुत ज़्यादा ले रहे हो, बहुत एक्सेस अमाउंट में ले रहे हो तो आपको क्या हो जाएगा, फैटिग्यू हो जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगी और डिजीज़ हो जाएगी, है ना। इम्प्रॉपर ग्रोथ होगी, आपकी अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अगर आप इनमें से किसी एक न्यूट्रिएंट को स्किप कर रहे हो तो क्या होगा, आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। ठीक है, और आपके जो ऑर्गन्स है वो काम नहीं करेंगे ढंग से। ठीक है, ये सब इसके इफेक्ट थे। अब हम देखते हैं कि जो माल न्यूट्रिशन है इसके, जैसे अगर मान लो कार्बोहाइड्रेट अगर हम नहीं ले रहे तो हमें कौन सा माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट माल न्यूट्रिशन। अगर हम प्रोटीन ले रहे तो हमें कौन सा हो जाएगा, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। अगर हम विटामिन नहीं ले रहे तो हमें कौन सा हो जाएगा, विटामिन माल न्यूट्रिशन। अब हम देखते हैं इनके बारे में एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं कि हम विटामिन नहीं लेंगे तो हमें विटामिन माल न्यूट्रिशन हो जाएगा और उससे हमें क्या क्या डिजीज हो जाएगी और कौन कौन से विटामिन से कौन कौन सी डिजीज हो जाएगी, इसके बारे में अब हम देखते हैं। अब देखिए हमारा सबसे पहला जो आता है वो है विटामिन माल न्यूट्रिशन। मतलब नाम से क्लियर हो रहा है, जहाँ विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे, विटामिन माल न्यूट्रिशन। बट फॉर अ लॉन्ग टाइम रहनी चाहिए। ठीक है, इफ वन और मोर विटामिन आर एब्सेंट इन देयर डाइट। अब विटामिन भी बहुत सारे होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12, बहुत सारे होते हैं। तो इसलिए बोला है एक या एक से ज़्यादा विटामिन की कमी हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, विटामिन माल न्यूट्रिशन बोलेंगे। ठीक है, तो अब विटामिन ए, ये मैंने यहाँ विटामिन लिखे हैं, इनसे होने वाली डिजीज लिखी है और इनके सिम्टम्स लिखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा विटामिन ए, जिसको हम रेटिनॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। अब इससे डिजीज क्या होगी, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, मतलब वो अंधेरे में देख नहीं पाएगा। अब चाहे वो कोई लाइट ऑफ हो जाए, मतलब कोई भी अंधेरा हो, या तो वो रात का अंधेरा हो या लाइट ऑफ कर दो तो तब भी अंधेरा हो जाएगा रूम में, तो किसी भी डार्कनेस में वो देख नहीं पाएगा। ठीक है, फिर आता है विटामिन B1, जिसको हम बोलते हैं थायामीन। ठीक है, इससे कौन सी डिजीज होती है, बेरी। अब ये इसके सिम्टम्स क्या है, लो हार्ट बीट एंड वीकनेस ऑफ मसल्स। विटामिन B2 आता है जिसका नेम क्या है, राइबोफ्लेविन। इससे डिजीज कौन सी होती है, राइबोफ्लेविनोसिस। ठीक है, अब ये बोल रहा है इसके सिम्टम्स क्या है, रप्चरिंग अराउंड माउथ लाइनिंग एंड स्किन एंड लिप्स एंड मेमोरी लॉस। मतलब हमारी ये जो माउथ लाइन है और ये जो लिप्स है, इसकी आसपास की स्किन है ना वो फट जाती है, फटने लग जाती है। ठीक है, ये इसके सिम्टम्स होते हैं और हमें मेमोरी लॉस भी हो जाता है, किसकी डेफिशिएंसी से, विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है विटामिन B3, जिसको हम क्या बोलते हैं, नियासिन भी बोलते हैं। इससे जो डिजीज होती है वो है पेलेग्रा। इसमें क्या होगा, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केल्स ऑन टंग एंड स्किन। टंग पे और जो स्किन पे ड्राई पैचेस आ जाते हैं, ड्राई स्किन हो जाती है, एकदम ड्राई सी स्किन हो जाती है। ठीक है, फिर विटामिन C, जो कि इसको क्या बोलते हैं, स्कोर्बिक एसिड। इससे जो डिजीज होती है वो है स्कर्वी और
जो हमारे जो जर्म्स हैं उनमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, विटामिन डी आता है, इसको हम बोलते हैं कैल्सीफेरोल, और इससे जो डिजीज़ होती है वो है रिकेट्स, और इसकी जो सिम्टम्स हैं वो है बोन्स ऑफ लेग बेंड, जो लेग की जो बोन्स है वो बेंड होने लग जाती है। ठीक है, ये तो थी विटामिन माल न्यूट्रिशन। अब हम देखते हैं हम प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। तो अब देखिए हमारा है प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, मतलब अगर हमारी डाइट में प्रोटीन एब्सेंट हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। अब ये जो प्रोटीन माल न्यूट्रिशन है ये किसकी वजह से होता है, पॉवर्टी की वजह से। मतलब अगर पॉवर्टी जो गरीब होते हैं या ठीक है जो पुअर जो पर्सन होते हैं उनको इतनी अमाउंट में प्रोटीन नहीं मिल पाता, तो जिसकी वजह से उनको ये दोनों डिजीज़ हो जाती है। अब ये जो प्रोटीन माल न्यूट्रिशन है इससे कौन कौन सी डिजीज़ होती है, इनसे होती है एक तो क्वाशियोरकर एंड मैरेस्मस, ये दोनों डिजीज़ हो जाती है। अब ये क्या है, ये जो है ये होती है ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी, और ये वाली जो है मैरेस्मस ये होती है डिजीज़ ड्यू टू बोथ प्रोटीन एंड कैलोरी डेफिशिएंसी। मतलब यहाँ पर सिर्फ उनको प्रोटीन नहीं मिल रहा, कैलोरी मिल रही है, पूरी कैलोरी यानी कि एनर्जी मिल रही है इनको। और एनर्जी कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ये जो होते हैं ये हमारे एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये कैसे होते हैं, हमारे एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इनको ये सब तो प्रॉपर अमाउंट में मिल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट फैट, लेकिन इनको प्रॉपर अमाउंट में जो नहीं मिल रहा है वो है प्रोटीन। ठीक है, इनको कैलोरी मिल रही है बट प्रोटीन नहीं मिल रहा, तो ऐसी वाली डिजीज को क्या बोलते हैं, क्वाशियोरकर। ठीक है, और जिनको प्रोटीन भी नहीं मिले और कैलोरी भी नहीं मिले, मतलब उनको कार्बोहाइड्रेट फैट विटामिन ये कुछ नहीं मिल रहा, ना उनको प्रोटीन मिल रहा, तो ऐसी वाली डिजीज को हम क्या बोलते हैं, मैरेस्मस। अब ये मेनली किसके कारण होती है, पॉवर्टी के कारण होती है। मतलब जो लोग पुअर होते हैं उन्हीं को एडुकेट अमाउंट में नहीं मिल पाता, जिनको जितनी उनको रिक्वायरमेंट है उतना उनको नहीं मिल पाते न्यूट्रिएंट्स, तो जिस वजह से उनको ये वाली डिजीज़ हो जाती है। अब इनके सिम्टम्स क्या है, इनके जो सिम्टम्स है वो इसका जो इस वाले का जो सिम्टम्स है पहला है वो है स्वोलन, मतलब जो स्टमक है उनका वो स्वेल हो जाता है, आगे से बिल्कुल सूजा हुआ सा दिखता है, स्वेलिंग आ जाती है उनमें, तो यहाँ मैंने यही लिखा है। और इसमें जो एपेटाइट होता है वो लूज़ हो जाता है, स्किन बिकम पेल, और इनकी जो स्किन है वो पेल हो जाती है, ब्लैक कलर की, ड्राई और स्पॉटी हो जाती है, एंड रिटार्डेड ग्रोथ इनकी रुक जाती है। अब इसके जो सिम्टम्स है वो है सनकन आइज, मतलब जो आइज़ है इनकी वो अंदर धसी हुई होती है बिल्कुल। ठीक है, एंड जो बॉडी है वो बिल्कुल श्रिंक हो जाती है एंड बिकम वीक, और बहुत वीक हो जाती है, और जो बॉडी है वो कैसी हो जाती है, स्किनी हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा पतले दिखते हैं, एंड जो इनकी ग्रोथ है इनकी ग्रोथ भी रुक जाती है, रिटार्डेड ग्रोथ। तो इसके जो मेन जो सिम्टम्स है वो है स्वोलन स्टमक, और इसका जो मेन सिम्टम्स है वो है सनकन आइज। ठीक है, सनकन आइज एंड बॉडी श्रिंक्स। तो ये आपको पता चल गया प्रोटीन माल न्यूट्रिशन क्या होता है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होगी, जो माल न्यूट्रिशन होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। इससे प्रोटीन माल न्यूट्रिशन से दो तरह की डिजीज होती है, कौन कौन सी, क्वाशियोरकर एंड मैरेस्मस। क्वाशियोरकर में उनको सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, कैलोरी की डेफिशिएंसी नहीं होती, और मैरेस्मस में उनको प्रोटीन की डेफिशिएंसी और कैलोरी की डेफिशिएंसी दोनों होती है। और इनके सिम्टम्स है, जो मेन सिम्टम्स है वो है सनकन आइज और इसका स्वोलन स्टमक। ठीक है, और ये मेनली किसके कारण होती है, पॉवर्टी के कारण। अब हम आगे देखते हैं मिनरल माल न्यूट्रिशन। चलिए अब देखते हैं मिनरल माल न्यूट्रिशन क्या होता है। इफ मिनरल आर एब्सेंट इन द डाइट, अगर मिनरल है वो हमारी डाइट में एब्सेंट हो जाएगा तो हमें कौन सी माल न्यूट्रिशन हो जाएगी, मिनरल माल न्यूट्रिशन। ठीक है, अब इसके ये इम्पॉर्टेंट रोल करता है हमारी बॉडी को फंक्शनिंग करने में, हमारी बॉडी के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए जो मिनरल है वो इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब देखो अगर हम मिनरल नहीं ले रहे तो उससे हमें कौन कौन सी डिजीज़ हो रही है और इसके लिए हमें क्या लेना चाहिए, ये कौन से फंक्शन में काम आता है हमारी बॉडी के, हम इसके बारे में देखते हैं। तो हमारे जो मिनरल है वो होते हैं आयरन, कैल्शियम,
phosphorus and iodine, sodium and potassium। मेनली हम अब इसकी बात करेंगे, इन मिनरल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम आयरन के बारे में। अगर हम आयरन नहीं लेंगे, हमारी डाइट में अगर हम आयरन नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी कैसी हो जाएगी, पेल हो जाएगी, पेलिंग ऑफ फेस। और इससे क्या बोलेंगे, जब हम आयरन होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट रहते हैं, ब्लड प्रेजेंट रहता है। अगर हमें ब्लड नहीं मिलेगा, हमारे बॉडी के पार्ट्स को ब्लड नहीं मिलेगा, तो हमारा फेस कैसा हो जाएगा, येलोइश हो जाएगा, पेल कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो इससे जो डिजीज होती है उसका नाम है एनीमिया। मतलब अब अगर आपको ब्लड की कमी हो जाती है तो उसको बोलते हैं एनीमिया। ब्लड की कमी हो गई यानी आपको आयरन की कमी है। आयरन की कमी है यानी कि आपका जो हीमोग्लोबिन है वो ढंग से फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी मैंने यही चीज़ लिखी है, देखो आयरन। अब हमें ये आयरन जो है ये किस किस से मिलेगा, एग से, मीट से, कर्ड से, वेजिटेबल्स से, ठीक है। इन सब से हमें क्या मिलता है, आयरन मिलता है। और ये किस में काम आता है, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ टिश्यूज़ का भी क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन करता है। तो हमने अभी तक किसका पढ़ लिया, आयरन का। हम बात करते हैं कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की। अब हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम क्यों ज़रूरी है, ये हमारी बोन्स को क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। कैल्शियम हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमारी टीथ को भी क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। और फॉस्फोरस का भी यही काम है। फॉस्फोरस और कैल्शियम दोनों क्या करते हैं, हमारी बोन्स और हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब ये जो कैल्शियम है ना, आप जितना मर्जी कैल्शियम ले लो, जितने मर्जी कैल्शियम से रिच फूड खा लो, लेकिन जब तक आप विटामिन डी नहीं लोगे ना तो कैल्शियम आपको नहीं मिलेगा। मतलब कि जो कैल्शियम है वो किसके साथ काम करता है, विटामिन डी के साथ काम करता है। तो यानी कि आपके फूड में विटामिन डी भी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी आपको कैल्शियम मिल पाएगा, ठीक है। तो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस अगर हम नहीं लेंगे तो क्या होगा, हमारी बोन्स है वो वीक हो जाएंगी और ब्रिटल हो जाएंगी। किससे, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी से। यहाँ भी मैंने लिखा हुआ है ये जो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस है हमें कहाँ से मिलेगा, मिल्क से, एग से, वेजिटेबल से, ड्राई फ्रूट से, इन सब से हमें कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लेगा। इनका मेन फंक्शन क्या है, ये बोन्स एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं अलॉन्ग विद विटामिन डी। ये जो कैल्शियम है ये विटामिन डी के साथ काम करता है, ये कैल्शियम के बारे में लिखा हुआ है। और ये फॉस्फोरस के बारे में लिखा हुआ है कि जो होता है ये हमारी बोन्स को तो स्ट्रॉन्ग बनाता है और टीथ को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, बट ये किसके साथ काम करता है, कैल्शियम के साथ ही काम करेगा, विद कैल्शियम। और कैल्शियम किसके साथ काम करता है, विटामिन डी के साथ। यानी हमारे फूड में विटामिन डी भी होना चाहिए और कैल्शियम भी होना चाहिए, तभी फॉस्फोरस जो है वो काम करेगा। समझ में आ गई बात। अब हम आगे देखते हैं आयोडीन्स के बारे में। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें डिजीज होती है गोइटर। कौन सी, गोइटर। इसकी एक्टिविटी क्या है, मतलब ये फंक्शन क्या करता है, ये करता है मतलब अगर हम आयोडीन नहीं लेंगे तो क्या करेगा, ये इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, गोइटर हो जाएगा। और गोइटर क्या होता है, एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड्स स्लो डाउन। मतलब जो थायराइड होता है ना, यहाँ इधर की साइड जो होता है, अगर हम ये आयोडीन नहीं लेंगे तो इधर वाला पार्ट जो होगा हमारे नेक के अराउंड का जो पार्ट है वो स्वेल हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएंगी उसमें। स्वेलिंग की वजह से जो डिजीज़ होती है उसको हम बोलते हैं गोइटर। और ये किसकी वजह से होती है, आयरन की डेफिशिएंसी से। इसे बोलते हैं ये जो हमारे इधर थायराइड ग्लैंड्स होते हैं इनमें क्या आ जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। जब इनकी एक्टिविटी स्लो हो जाएगी तो पूरा का पूरा चीज़ जो है वो यहाँ अकोम्युलेट हो जाएगा। अकोम्युलेट होने की वजह से यहाँ स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखो मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है। अब आयोडीन हमें किससे मिलेगा, सॉल्ट से, सी फूड से, वेजिटेबल से, ठीक है। अब इसकी फंक्शन क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन्स को फॉर्म करता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेंगे तो यहाँ हमारी स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम हमें कहाँ से मिलेंगे, कॉमन सॉल्ट से मिलेंगे, फिश से मिलेंगे, मीट, एग एंड मिल्क, इन सब से हमें सोडियम एंड पोटेशियम मिलेंगे। इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, जैसे मान लो अगर आप हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हो तो किसकी वजह से कर पा रहे हो, मसल्स की वजह से कर पा रहे हो। और ये मसल कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो रही है, इस तरह से करना मसल कॉन्ट्रैक्ट
मसल को कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो पा रही है? क्योंकि हम प्रॉपर अमाउंट में क्या ले रहे हैं? सोडियम एंड पोटेशियम ले रहे हैं, एंड ये हमारे बॉडी के इलेक्ट्रोलाइसिस को भी मेंटेन रखती है, ठीक है। एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्वल चार्जेस, हमारे जो नर्वल चार्जेस है उसको ट्रांसमिशन करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती है। नर्वल चार्जेस मतलब जैसे आपके माइंड में कोई अगर आपको ग्लास उठाना है तो आपके माइंड में पहले ऑर्डर जाता है कि आपको ग्लास उठाना है, अब वो ऑर्डर आपके थ्रू उस हैंड को जाता है, अब वो हैंड ग्लास उठा लेता है। इस तरह से जो ट्रांसमिशन होता है कोड्स का उसको हम बोलते हैं नर्वल ट्रांसमिशन ऑफ नर्वल चार्जेस, ठीक है। तो ये तो था आपका मिनरल मालन्यूट्रिशन। अगर हम मिनरल नहीं खाएंगे तो हमें कौन सा मालन्यूट्रिशन हो जाएगा? मिनरल मालन्यूट्रिशन, जो कि हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है। अगर हम इनमें से हम आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयोडीन, सोडियम एंड पोटेशियम नहीं लेंगे तो हमें कौन कौन सी डिजीज़ हो जाएगी? इनके क्या क्या सोर्स होते हैं, मतलब हमें क्या क्या लेना चाहिए, जैसे मिल्क, एग, ये जो कहते हैं ये इनके सोर्सेस थे और इनके फंक्शन क्या होते हैं, तो ये सब हमने यहाँ डिस्कस किए। वाटर क्या होता है? आप मुझे ये बताओ, क्या वाटर आपके पास लिमिटेड सोर्स में अवेलेबल है क्या? क्या आपके पास जो वाटर है वो लिमिटेड सोर्स में अवेलेबल, लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है क्या? लिमिटेड अमाउंट का मतलब जैसे एयर है, आप उसको कितना भी यूज़ कर लो वो ख़त्म ही नहीं होती है ना। सनलाइट है, सनलाइट को आप कितना भी यूज़ कर लो वो भी ख़त्म नहीं होती। तो क्या वाटर भी ऐसी ही चीज़ है क्या? वाटर एक ऐसी चीज़ है जो हमें नेचर में अपने आप नेचुरली अवेलेबल हो रही है अर्थ पर, ठीक है। एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें नेचुरली अवेलेबल हो रहा है अर्थ पे, और जो कि तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहाँ लिखा होगा मैंने, ये रहा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, क्या वाटर को भी अगर हम यूज़ करते जाएं तो क्या ये ख़त्म होगा या नहीं होगा? होगा ख़त्म, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हो, हमें वाटर कहाँ से मिल रहा है? रिवर से मिल रहा है, लैंड से मिल रहा है, अंडरग्राउंड सोर्सेज से मिल रहा है। अगर हम उसको बेमतलब ही यूज़ करते जाएं, हम उसको वेस्टेज करते जाएं वाटर का, तो एक दिन ऐसा आएगा कि पीने को भी पानी नहीं मिलेगा। इन फ्यूचर हमें पानी नहीं मिलेगा, हमारी जनरेशन को भी पानी नहीं मिलेगा। तो हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि वाटर लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है हमारे पास, ना कि जैसे एयर और सनलाइट है उसका हम जितना मर्जी यूज़ कर ले वो ख़त्म नहीं होती। बट वाटर एक ऐसी चीज़ है जो कि ख़त्म हो जाती है, ठीक है। नेचुरली एक ऐसी चीज़ है जो ख़त्म हो जाती है अगर हम उसका वेस्टेज करेंगे तो। लोग क्या करते हैं, रिवर के पानी में ही क्या करते हैं, गंदे कपड़े धोते हैं, और जो भी उनको यूटेंसिल्स वगैरह धोने होते हैं तो वो भी वहीं धोते हैं। तो ये सब चीज़ें, इससे क्या हो रहा है, हमारा वाटर पॉल्यूट हो रहा है ना। तो हम जिससे हम सर्वाइव कर पा रहे हैं उसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, उसी चीज़ को हम पॉल्यूट कर रहे हैं। तो क्या ये हमारे लिए सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हमें वाटर को कंजर्व करना है और उसको पॉल्यूट नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो वाटर है वो लिमिटेड सोर्स है, वाटर एक लिमिटेड सोर्स है, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा है यूजेबल वाटर केम फ्रॉम रिवर, लेक एंड अंडरग्राउंड सोर्सेज, ठीक है। अगर हम उसको एक्स्ट्रा में यूज करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। जैसे अब आप इसको जैसे मान लो अगर आप कपड़े वगैरह धो रहे हो और वो टैप जो है आपकी, जो टूटी है घरों की, वो यूं ही चली हुई है, आपको यूज़ में नहीं आ रहा वो पानी, फिर भी यूं ही चली हुई है, वो वेस्ट जा रहा है ना सारा पानी। आपको तो बहुत सारा पानी मिल रहा है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनको पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा क्योंकि उनके घरों में पानी नहीं आ रहा, और हम यहाँ वेस्टेज कर रहे हैं, है ना। बर्तन वगैरह धोते हैं तब भी टूटी चालू रहती है और आराम से उसको करे जा रहे हैं, चलती हुई है, और फिर भी कोई काम नहीं आ रही, फिर भी चली हुई है। तो ये सही नहीं है ना। तो हमें जब भी हम अगर यूज़ नहीं आ रहा तो हमें टैप को बंद कर देना चाहिए, ना कि उसे खुला छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो यूजेबल वाटर केम फ्रॉम रिवर, लेक्स एंड अंडरग्राउंड सोर्सेज। एंड अब ये क्वेश्चन आता है, वाटर इज़ लाइफ, एक्सप्लेन इट, कि वाटर ही हमारी लाइफ है, इसको एक्सप्लेन करो। आप क्या क्या बोल सकते हो? वाटर आपको क्यों ज़रूरी है? वाटर आपको ड्रिंक के लिए ज़रूरी है, मतलब पानी पीने के लिए ज़रूरी है। अगर आपको प्यास लगेगी तो आप पानी पियोगे, है ना। और किसके लिए ज़रूरी है? कपड़े साफ़ करने के लिए वाटर ज़रूरी है, नहाने के लिए वाटर ज़रूरी है, और यूटेंसिल साफ़ करने के लिए वाटर ज़रूरी है। और किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? एग्रीकल्चर, खेतों में पानी, फील्ड में पानी देने के लिए, है ना। फील्ड में अगर पानी नहीं देंगे तो जो क्रॉप्स है हमारी वो ग्रो कैसे करेगी? क्रॉप्स ग्रो नहीं करेगी तो हमें फूड नहीं मिल पाएगा। यानी कि हर चीज़ में हमें वाटर चाहिए, है ना। तो इतनी अच्छी चीज़ को हम वेस्ट कर रहे हैं,
है ना। तो हमें क्या करना है, इसको कंजर्व करना है। और हमें ये क्यों ज़रूरी है, वाटर इज़ यूज एज अ ड्रिंकिंग के लिए ज़रूरी है, मेकिंग फूड हम फूड बनाते हैं तब भी हमें वाटर चाहिए होता है, बाथिंग के लिए, क्लीनिंग क्लोथ्स के लिए, यूटेंसिल्स के लिए, एंड इन एग्रीकल्चर एंड फैक्ट्रीज में भी चाहिए वाटर। इट मीन्स इट इज़ यूज इन एवरीवेयर, जो वाटर है वो हर जगह यूज़ हो रहा है। एंड ऑल्सो यूज इन डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन, जो हमारा जो लाइफ प्रोसेस है, जो डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड सर्कुलेशन, इसमें भी हमें वाटर चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारा जो बॉडी है ना, इसमें एक अमोनिया क्रिएट होता है, अमोनिया से यूरिया बनता है। अब ये यूरिया है ना, इसको बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करता है, अगर एक्सेस अमाउंट में अगर क्रिएट हो जाता है तो उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम वाटर करता है। तो वाटर जो है वो यूरिन के थ्रू कहाँ निकल जाता है, यूरिया जो एक्स्ट्रा यूरिया है वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये जो वाटर है ये हमारी लाइफ प्रोसेस के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने यही लिखा है, यही चीज़ लिखी है मेरे यहाँ पे, ठीक है। एंड ओनली प्रोडक्ट फॉर्म नेचुरली ऑन अर्थ, ये चीज़ मैंने बता दी कि एक ऐसा अकेला प्रोडक्ट है जो हमारी अर्थ में नेचुरली मिलता है। एंड एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, और 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सी, सॉलिड यानी कि आइस की फॉर्म में, लिक्विड यानी कि वाटर की फॉर्म में, गैस यानी कि वेपर्स की फॉर्म में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया वाटर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो ये चीज़ जो मैंने लिखी ये सब आपके इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको ये भी समझ में आ गया कि जो वाटर है वो हमारा एक लिमिटेड सोर्स है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर क्या होता है, ऐसा वाटर जिसे हम पी सके, मतलब जिसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट नहीं हो, ऐसे वाटर को हम क्या बोलते हैं, पोर्टेबल वाटर। मीन्स द वाटर दैट इज सेफ टू ड्रिंक हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टी, यहाँ तक मीन्स वाटर दैट इज सेफ टू ड्रिंक, मतलब जिसे हम पी सके और वो हमारे लिए सेफ हो, ऐसे वाटर को हम क्या बोलते हैं, पोर्टेबल वाटर। अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि इट फ्री फ्रॉम एनी विजिबल पार्टिकल। एनी विजिबल पार्टिकल का मतलब क्या है, वाटर है, अगर आपको उस वाटर के ऊपर से कुछ दिख नहीं रहा, मतलब कोई भी इम्प्योरिटी नहीं दिख रही, सैंड नहीं दिख रही या स्टोन्स नहीं दिख रहे जिसको आप अपनी आंखों से देख सकते हो, ठीक है, जो आपको विजिबल है, उन सब से क्या होना चाहिए, वाटर फ्री होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स, जो भी उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे लिए हार्मफुल है, उन सब से भी वो क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, तभी हम उसको ड्रिंक कर सकते हैं ना, तभी वो हमारे लिए सेफ है। एंड हैव प्रॉपर पीएच, जो वाटर है उसका एक पीएच होता है, प्रॉपर अमाउंट में पीएच होता है। अगर वो पीएच ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो हमारा जो वाटर होगा वो सेफ नहीं होगा। एंड अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन, उसके अंदर प्रॉपर अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन होने चाहिए। एंड मिनरल्स होने चाहिए, जितने मिनरल उसके अंदर होने चाहिए और जितनी अमाउंट में उसके अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन होनी चाहिए उतने ही अमाउंट में प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा या उससे कम हो जाएगी तो वाटर में से स्मेल आने लग जाएगी, उस स्मेल से हमें पता चल जाएगा कि ये वाटर है, ये हमारे लिए सेफ नहीं है। और वो स्मेल किसकी वजह से आती है, डिजोल्व ऑक्सीजन और जो मिनरल्स होते हैं उसके अंदर वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं होते या बहुत ज़्यादा या बहुत हार्मफुल होते हैं, इस वजह से वाटर में से स्मेल आती है। तो ये थी पोर्टेबल वाटर की प्रॉपर्टीज़ और पोर्टेबल वाटर होता क्या है। अब हम देखते हैं कि वाटर के फंक्शन क्या है, कि वाटर हमारे लिए क्या क्या काम करता है। यहाँ तो हमने ये देख लिया, नॉर्मल हमने लाइफ देखी थी कि वाटर है वो हमारी लाइफ है, वो हमारी लाइफ कैसे, क्योंकि ये इन सब चीज़ों में काम आती है। अब हम देखते हैं कि वाटर का मेन फंक्शन क्या है, ये काम क्या करता है वाटर। जो हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उन टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालने का काम कौन करता है, वाटर करता है। इट रिमूव द टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड हमें हेल्दी रहने में, एनर्जेटिक फील कराने में भी कौन काम करता है, वाटर काम करता है। अब जो डेली एक्सरसाइज करते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत है, वो तो मिनट में पानी पीते हैं, है ना, तो उनको तो और भी ज़्यादा वाटर की ज़रूरत है एनर्जेटिक रहने के लिए। एंड ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। एंड
प्रिवेंट डिपोजिशन ऑफ अननेसेसरी फैट, मतलब हमारी बॉडी में अननेसेसरी फैट को अकोमुलेट नहीं होने देता। अगर हम वाटर पीते हैं ना तो हमारी बॉडी में ना फैट की जो अकोमुलेशन होने लग जाती है, अकोमुलेशन होती है, लेकिन अगर वो एक्सेस अमाउंट में होने लग जाए तो वाटर है ना वो उस एक्सेस लेयर को वहाँ से रिमूव कर देता है, जिससे कि फैट जो है वो अकोमुलेट नहीं हो पाता। ठीक है, अगर एक्सेस अमाउंट में फैट अगर हो रहा है, अकोमुलेट हो रहा है, तो जो वाटर है उसकी एक्सेस लेयर को हटा देता है, तो ये फैट की लेयर को डिपॉजिट भी नहीं होने देता। एंड लंग इन्फेक्शन से भी बचाता है हमें, अस्थमा से भी बचाता है, और अदर बहुत सारी डिजीज है, इन सब से हमारी प्रोटेक्ट करता है कौन? वाटर। एंड प्रिवेंट फ्रॉम एलर्जिक प्रोसेस, जो हमें एलर्जी वगैरह होती है उससे भी हमें कौन प्रोटेक्ट करता है? वाटर प्रोटेक्ट करता है। कफ से, कोल्ड से, ये सब जब हो जाती है तो इससे भी हमें कौन प्रोटेक्ट करता है? वाटर प्रोटेक्ट करता है। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि आपको दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। ठीक है, अगर आप वाटर पियोगे 8 to 10 ग्लास अगर आप वाटर पी रहे हो पूरे दिन में, तो क्या होगा? आपकी जो स्किन है वो ग्लो करेगी, आप हेल्दी रहोगे, आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी। इसलिए हमें वाटर पीना चाहिए, वाटर हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सब थे आपके फंक्शन ऑफ वाटर। अब हम देखते हैं कि वाटर अगर कंटामिनेटेड हो जाए, कंटामिनेटेड मतलब इम्प्योरिटीज उसके अंदर आ जाए, तो हमें कौन कौन सी डिजीज हो जाएगी। अगर अब वो इम्प्योर कैसे होगा वाटर? या तो जहाँ से हमें पानी मिल रहा है वहीं से हम क्या कर रहे हैं, वहीं से हम पानी पी रहे हैं। मतलब मान लो एक रिवर से पानी आ रहा है, उसी रिवर में आप कपड़े धो रहे हो, उसी रिवर में आप बर्तन धो रहे हो, उसी रिवर से आप नहा रहे हो, और उसी रिवर को आप पीने के पानी के लिए यूज़ कर रहे हो, तो वो वाटर कैसा है? कंटामिनेटेड है। मतलब वो वाटर हमारे पीने लायक नहीं रहा, क्योंकि वो जो वाटर था वो पूरा का पूरा पॉल्यूटेड हो गया, क्योंकि इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले गए। अब गंदे कपड़े धो रहे हो, कपड़ों पे कितने सारे जर्म्स लगे रहते हैं, वो सारे जर्म्स कहाँ ट्रांसफ़र हो गए? वाटर में ट्रांसफ़र हो गए। अगर आप वहीं खड़े होकर नहा रहे हो, वहीं रिवर के अंदर जाके नहा रहे हो, तो आपकी बॉडी के जितने भी जर्म्स हैं वो सारे के सारे कहाँ ट्रांसफ़र हो गए? उस रिवर में ट्रांसफ़र हो गए, और उसी रिवर के पानी को आप पी रहे हो। तो ये क्या होता है? कंटामिनेटेड वाटर, यानी कि पोल्यूटेड वाटर। मैंने अभी आपको बताया था कंटामिनेटेड वाटर क्या होता है। कई लोग जो रिवर है, लेक्स हैं, उन्हीं में नहा रहे हैं, उन्हीं में वो क्लोथ्स को वॉश कर रहे हैं और वही पानी पीने में यूज़ कर रहे हैं, तो इनसे उनको बहुत सारी डिजीज़ हो जाती है, तो जिसे हम बोलते हैं कंटामिनेटेड वाटर। मतलब जो हमारा वाटर है वो कैसा हो गया? पॉल्यूट हो गया। ठीक है, कंटामिनेटेड वाटर, जो कंटामिनेटेड वाटर है उसमें बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं। पैथोजन कौन कौन से होते हैं? सच एज वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वॉर्म्स एक्सेट्रा कैन कॉज डिजीज। ये जो प्रेजेंट होंगे, ये जो पैथोजेंस है, जब ये वाटर में प्रेजेंट होंगे तो ये हमारे वाटर को क्या बना देंगे? कंटामिनेटेड बना देंगे। हमने पोर्टेबल वाटर के यूजेस क्या पढ़े थे, प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी? इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और यहाँ कंटामिनेटेड वाटर में क्या आ गए? बहुत सारे पैथोजेंस आ गए। पैथोजेंस एक तरह से क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो हमें आंखों से दिखते नहीं है। मतलब अगर आप वाटर को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये साफ़ है और आप उसे पी जाओगे, बट एक्चुअल में वो साफ़ नहीं होता। वो कैसा होता है? कंटामिनेटेड होता है। उसके अंदर कौन कौन से पैथोजन प्रेजेंट होते हैं? ये सब पैथोजन प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे वाटर को क्या कर देते हैं? कंटामिनेटेड कर देते हैं। अब दे एंटर इनटू द बॉडी विद वाटर। अब ये जो पैथोजन्स है ना, इनको एंट्री पॉइंट चाहिए। अब वो एंट्री पॉइंट उनको कहाँ से मिलता है? या तो वो एयर के थ्रू मिलता है, जो हम ब्रीथ करते हैं तो वो ब्रीदिंग के थ्रू हमारे अंदर चला जाता है, हमारे मुंह में चला जाता है। और उनको एक एंट्री पॉइंट कहाँ से मिल रहा है? वाटर से मिल रहा है। अगर हम कंटामिनेटेड वाटर पी रहे हैं, उस कंटामिनेटेड वाटर में भी वो पैथोजेंस प्रेजेंट है, तो वो पैथोजेंस हमारे वाटर के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे। ठीक है, एंड कॉज फॉलोइंग डिजीज। और उससे क्या हो जाएगी? बहुत सारी डिजीज हो जाएंगी, जैसे कोलेरा, डिजेंट्री, जॉन्डिस, फ्लू, टाइफॉइड, नारू। ठीक है, ये जो नारू डिजीज है ये मेन है, इस पे आपके क्वेश्चन बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। नारू डिजीज़ क्या होती है? ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि नारू डिजीज़ क्या होती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? कंटामिनेटेड वाटर क्यों होता है और ये कंटामिनेटेड होता किससे है? इसके अंदर ऐसा क्या चीज़ प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से ये कंटामिनेटेड हो जाता है? तो कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वॉर्म्स एक्सेट्रा आर प्रेजेंट इन दी वाटर।
ठीक है। और उनसे कौन कौन सी डिजीज होती है ये भी याद रखना है, कोलेरा, डिजेंट्री, जॉन्डिस, फ्लू, टाइफाइड एंड नारू। अगर आपसे स्पेशली पूछ ले कि नारू डिजीज क्या होती है तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे सॉरी हेड पेन। तो जो नारू डिजीज थी वो राजस्थान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। जो नारू डिजीज थी वो कहाँ हुई थी, राजस्थान में हुई थी, क्योंकि राजस्थान के ही लोग ऐसा कर सकते हैं कि जिस पानी में नहा रहे हैं, जिस पानी में कपड़े धो रहे हैं, उसी पानी को पीने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेन प्रॉब्लम थी कहाँ की, राजस्थान की। अब इसमें जो नारू डिजीज है इसमें जो पैथोजन प्रेजेंट था, यहाँ हमने देखा जो पैथोजन्स थे वो कौन कौन से थे, ये सब हमारे पैथोजन प्रेजेंट थे। लेकिन जो नारू डिजीज थी उनके वाटर में, उनके कंटामिनेटेड वाटर में जो मेन पैथोजन प्रेजेंट होता था उसका नाम क्या था, ड्रैकेनकुलस मेडिनेसिस। ड्रैकेनकुलस मेडिनेसिस, क्या नाम था, ड्रैकेनकुलस मेडिनेसिस, ये उसका नाम था, ठीक है। अब इसका प्रोसेस क्या होता है प्रोसेस देखो, ये जो नारू डिजीज थी ना, ये दो तरह, जो नारू डिजीज थी, ये जो डेकेनकुलस मेडिनेसिस है, जो पैथोजन है, ये दो टाइप के थे, मेल और फीमेल। और जो फीमेल वाली जो पैथोजन्स थी वो क्या देती है, एग्स देती है। अब वो एग्स देगी, वो जो एग्स है वो लावा की फॉर्म में वाटर के अंदर, लावा की फॉर्म में वाटर के अंदर एंटर कर जाते हैं। अब वही वाटर जब हम ड्रिंक करेंगे, जब हम पिएंगे, वही कंटामिनेटेड जब वाटर जब हम पिएंगे तो ये जो एग्स है ये हमारी बॉडी के अंदर क्या हो गए, ट्रांसफ़र हो गए। ये वाले जो पैथोजेंस है कौन से, डेकेनकुलस मेडिनेसिस, ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो गए। अब हमारी बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद क्या होगा, ये हमारी स्टमक पे और इंटेस्टाइनल वॉल्स पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे, पेनिट्रेट करेंगे एंड माइग्रेट टू लेग्स, और धीरे धीरे करके लेग्स में चले जाएंगे, ठीक है। और जहाँ पर क्या होंगे, ब्लिस्टर्स हो जाएंगे, लेग्स पर क्या हो जाएंगे, ब्लिस्टर्स हो जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो एग्स थी ये एग्स थे वाटर में मिक्स हो गए, उस वाटर को हमने पिया और जो कि क्या कर रहा है, हमारी स्टमक पे पेनिट्रेट हो रहा है और धीरे धीरे करके हमारी लेग में कहाँ चला गया, ट्रांसफ़र हो गया। अब लेग में जाने के बाद हमारी लेग्स पर क्या हो गए, ब्लिस्टर्स हो गए। अब ये जो ब्लिस्टर्स है स्टार्टिंग में तो जब ये डिजीज़ होती है ना तो स्टार्टिंग में पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब ब्लिस्टर्स है ना वो होने लग जाते हैं, नॉर्मली ऐसा लगता है कि नॉर्मली हो रहे होंगे, लेकिन वो धीरे धीरे करके बढ़ते जाते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है जब वो ब्लिस्टर्स है, जब वो फूटने लग जाते हैं। अब वो फूटने लगेंगे तो उसमें से क्या निकलेगी, फीमेल ड्रैकेनकुलस मेडिनेसिस, फीमेल वॉर्म निकलेगी, ठीक है। वॉर्म का नाम क्या था, डेकेनकुलस मेडिनेसिस, एक तरह से पैथोजन ही है, ठीक है। तो इसमें से अब क्या निकलेगी, फीमेल वॉर्म्स निकलेगी। अब जब फीमेल वॉर्म्स निकलेंगी साल बाद निकलेगी, मतलब साल भर उसको ये परेशानी रहेगी ब्लिस्टर्स की। अब साल बाद जब वो ब्लिस्टर्स फटेंगे तो उसमें से फीमेल वॉर्म्स निकलेगी। अब जब वो फीमेल वॉर्म्स निकलते हैं ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इतना ज़्यादा दर्द होता है कि उस टाइम पे इंसान मर भी सकता है ना, और चल भी नहीं पाता, वो बहुत ज़्यादा पेन होता है। अब वो निकलेगी, फिर से निकल के फिर से वो एग देगी, फिर से वो वाटर में जाएगी। और ये मेनली कहाँ होता है, उसी पानी में, जिस पानी में हम कपड़े धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, नहा रहे हैं, उसी पानी से ये ग्रो करता है ये, ठीक है। तो बाथिंग, वॉशिंग, इससे होता है बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ, इन सब वाटर से होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अब राजस्थान की मेन प्रॉब्लम थी ये, राजस्थान में हर बंदे को क्या होने लग गया था, नारू डिजीज होने लग गई थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक ऐसा मिशन चलाया था जिसका नाम था नारू इरेडिकेशन। क्या था, नारू इरेडिकेशन। ये प्रोग्राम चलाया था जिसके अंदर ये बताया गया कि पानी को यूज़ करने से पहले आप उसको फ़िल्टर करो, फ़िल्टर करने के बाद उसे बॉईल करो, बॉईल करने के बाद उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दो और फिर उसे पियो। ये तो सभी लोगों ने, राजस्थान के जो सभी लोग थे उन्होंने ऐसा ही किया, गवर्नमेंट की बात मानी। और उन्होंने जो गवर्नमेंट थी और उन्होंने क्या किया, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स इन रिवर्स एंड पॉन्ड शुड बी प्रोहिबिटेड, यानी कि एक ही रिवर में नहाने के लिए और वहीं पर कपड़े धोने के लिए पूरी तरह से प्रोहिबिशन लगा दी, ठीक है, प्रोहिबिशन लगा दी। और उन्होंने क्या सजेस्ट किया था कि पानी को फिल्टर करके, बॉईल करके, कूल करके पियो। और इस प्रोग्राम का नाम क्या था, नारू इरेडिकेशन। इसके थ्रू
इस प्रोग्राम के थ्रू जो ईयर 2000 था उसके बाद से कोई भी पेशेंट नहीं मिला किसका, नारू डिजीज़ का, क्योंकि लोगों को समझ में आ गई थी। ठीक है, तो एक तरह से अवेयरनेस फैलाएगी किसके थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, और उन्होंने कुछ बहुत सजेशन दिए थे तो जिससे हमें नारू डिजीज़ से इरेडिकेशन मिल गई। तो ये आपका था वाटर के बारे में। तो आपको समझ में आ गया वाटर के बारे में हमने क्या क्या देखा कि वाटर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें नेचुरली मिल रहा है अर्थ पे। ठीक है, और क्या देखा, वाटर है हमारी लाइफ है। कैसे, क्योंकि वाटर को हम हर चीज़ में यूज़ करते हैं। और वाटर के फंक्शंस भी देखे कि हमारी बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करता है ना, ये सब हमने इसके फंक्शंस देखे। और फिर हमने देखा कि जो कंटामिनेटेड वाटर है वो क्या होता है ना, उसमें कौन कौन से पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने एक डिजीज़ के बारे में डिस्कस किया जिसका नाम है नारू डिजीज़। और वाटर से पहले हमने माल न्यूट्रिशन देखे कि माल न्यूट्रिशन किसकी वजह से होता है, किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से कौन क्या होता है, माल न्यूट्रिशन होता है। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है तो कौन सी डिजीज़ होगी, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। अगर विटामिन की डेफिशिएंसी हो रही है तो कौन सा माल न्यूट्रिशन होगा, विटामिन माल न्यूट्रिशन। और हमने ये भी देख लिया था कि विटामिन माल न्यूट्रिशन की कमी, जब विटामिन माल न्यूट्रिशन होती है तो कौन कौन से विटामिन की कमी से कौन कौन सी डिजीज़ होती है और इसके सिम्टम्स क्या है। ऐसे ही हमने प्रोटीन माल न्यूट्रिशन में देखा था कि हमें 2 तरह की डिजीज़ हो रही थी, कवाशियोरकर एंड मैरेस्मस। ये दोनों डिजीज़ के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये हमारा वाटर वाला पार्ट यहाँ तक ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे ओबेसिटी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।